आज का जो हमारा विषय है वो है भारत के प्रमुख दर्रे, जिन्हें हम माउंटेन पासेस भी कहते हैं। सही कहा। और इस पूरी चर्चा का जो असल उद्देश्य है वो किसी भूगोल की किताब की तरह सिर्फ नामों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, रटने से तो वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। हाँ, तो हम स्रोतों में मौजूद कुछ बहुत ही दिलचस्प मेमोरी ट्रिक्स और एक गहरे सामरिक विश्लेषण के जरिए ये समझेंगे कि पहाड़ों के बीच के ये संकरे रास्ते किन जगहों को जोड़ते हैं और इनका असल वजूद क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है हमें एक बुनियादी बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए। दर्रा आखिर होता क्या है? देखिए, दर्रों की इस पूरी व्यवस्था को समझना सच में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये महज आवागमन के साधन नहीं है, ये प्राकृतिक चोक पॉइंट्स हैं। चोक पॉइंट्स मतलब पहाड़ों के बीच जब एक प्राकृतिक बहुत ही संकरा गलियारा बन जाता है जहां से ट्रैफिक या रसद का गुजरना संभव हो पाता है। अच्छा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी भौगोलिक बात है वो है इसका आकार। अगर यही संकरा रास्ता आगे चलकर थोड़ा चौड़ा हो जाए, एक बड़ा फैलाव ले ले, तो वो फिर घाटी बन जाता है, वैली, राइट? बिल्कुल, वो घाटी में तब्दील हो जाता है। और नोट्स में एक बहुत गहरी बात लिखी है कि घाटियों में सभ्यताएं बसती हैं, लेकिन दर्रे सिर्फ पार करने के लिए होते हैं। एकदम सही। और इतिहास गवाह है कि जो इन संकरे रास्तों पर नियंत्रण रखता है उसी ने घाटियों के भाग्य का फैसला किया है। बाप रे, ये तो बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब घाटियों के भाग्य का फैसला करने वाले रास्ते। तो इसी बात पर सीधे उत्तर भारत के उन विशाल और बर्फीले रास्तों की तरफ चलते हैं। जायंट्स ऑफ द नॉर्थ। हाँ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जायंट्स। शुरुआत हम भारत के सबसे ऊंचे दर्रे से करते हैं, काराकोरम दर्रा। अध्ययन सामग्री में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये समुद्र तल से सोचिए 5654 मीटर की असाधारण ऊंचाई पर है। 5654 मीटर्स? जी। इसका सीधा सा मतलब है कि वहां हवा का दबाव बहुत ही कम होता होगा, सांस लेना भी मुश्किल। हाँ, जीवन की स्थितियां वहां अत्यंत प्रतिकूल होती हैं। लेकिन इसके बावजूद लद्दाख में जो ये काराकोरम दर्रा है, इसका ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व बहुत विशाल है। क्योंकि ये भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है ना? बिल्कुल, चीन के शिनजियांग प्रांत से। प्राचीन काल में ये सिल्क रूट का एक बहुत ही अहम और शायद सबसे दुर्गम हिस्सा हुआ करता था। इतनी ऊंचाई पर एक व्यापारिक मार्ग का होना, ये अपने आप में इंसानी सहन शक्ति की एक मिसाल है। और भौगोलिक विवशता की भी। व्यापार तो करना ही था, तो उसी रास्ते से जाना पड़ा। सही बात है। अब उस दुर्गम ऊंचाई और पतली हवा से अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ आएं, तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र शुरू होता है। और हमारे नोट्स के परिदृश्य में यहाँ 3 प्रमुख दर्रों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल। हाँ, इन तीनों रास्तों के बिना कश्मीर घाटी का संपर्क बाकी दुनिया से लगभग कट सा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन नोट्स में इन्हें याद रखने के लिए कुछ बहुत ही रचनात्मक ट्रिक्स दी गई हैं। ट्रिक्स बहुत जरूरी भी होती हैं ऐसे भारी भरकम डेटा के लिए। बिल्कुल। जैसे उदाहरण के लिए बुर्जिल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। अब गिलगिट वर्तमान में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है, यानी पीओके। तो इसे याद रखने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही अजीब लेकिन कारगर ट्रिक है। उन्होंने बुजदिल शब्द का इस्तेमाल किया है, एक फोनेटिक हुक की तरह। बुर्जिल को बुजदिल से जोड़ा गया है। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि अध्ययन सामग्री में जो ये ट्रिक दी गई है ना, ये मुख्य रूप से बस भौगोलिक तथ्यों को हमारे अवचेतन मन में बैठाने के लिए है। हाँ, ये कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बुर्जिल और बुजदिल की ध्वनि मिलती जुलती है और उसे सीमा पार की घुसपैठ या तनावपूर्ण स्थितियों से जोड़कर बस एक याद रखने का टूल बनाया गया है। हमें उस जानकारी को निष्पक्ष रूप से देखना है। सहमत हूं। सामरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो श्रीनगर से गिलगित का ये मार्ग ऐतिहासिक रूप से मध्य एशिया तक पहुंचने का सीधा रास्ता रहा है। इसीलिए बुर्जिल दर्रे का नियंत्रण हमेशा से इतना संवेदनशील मुद्दा रहा है। एकदम सही। तो इस भौगोलिक संवेदनशीलता के बाद अब अगले दर्रे पर आते हैं, जोजिला दर्रा। ये श्रीनगर को लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ता है। और इसके लिए जो ट्रिक है वो तो बहुत ही तार्किक लगी मुझे। क्या है वो? 2 जिला। अरे वाह। हाँ, इस दर्रे को ऐसे देखा जा सकता है कि ये 2 बेहद महत्वपूर्ण राजधानियों या 2 प्रमुख जिलों को आपस में मिलाता है, श्रीनगर और लेह। तो 2 जिला से जो जिला बहुत आसानी से दिमाग में क्लिक कर जाता है। ये बहुत ही व्यवहारिक तरीका है
और अगर हम जोजिला की भौगोलिक स्थिति का विश्लेषण करें तो सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण ये महीनों तक बंद रहता है। जिससे लद्दाख का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट जाता होगा। बिल्कुल, इसीलिए इन रास्तों को सिर्फ नक्शे पर बनी एक लाइन की तरह नहीं देखा जा सकता, ये जीवन रेखाएं हैं। इसी श्रृंखला में जम्मू कश्मीर का तीसरा अहम दर्रा आता है, बनिहाल दर्रा। बनिहाल जम्मू को सीधे श्रीनगर से जोड़ता है ना? हाँ, पीर पंजाल पर्वतमाला को चीरते हुए निकलता है ये। और जब भी बर्फबारी या लैंडस्लाइड की वजह से बनिहाल बंद होता है तो घाटी में जरूरी चीजों की सप्लाई तुरंत रुक जाती है। बिल्कुल। तो ये तो हो गए उत्तर के सामरिक दिग्गज। हाँ, इन बर्फीले दिग्गजों के बाद अब नक्शे पर थोड़ा नीचे चलते हैं। अब बात करते हैं पहाड़ी चोटियों और घाटियों के प्रदेशों की, मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के दर्रे भी बहुत अहम हैं। यहाँ 3 मुख्य दर्रों पर फोकस है, रोहतांग, बारालाचा और शिपकीला। रोहतांग दर्रा तो टूरिस्ट्स के बीच बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसकी ट्रिक इसके बहुत ही खतरनाक मिजाज की तरफ इशारा करती है। वो कैसे? नोट्स बताते हैं कि हिमाचल की इन बहुत ही ऊंची, घुमावदार और खतरनाक चोटियों पर सफर करते हुए लोगों को अक्सर डर के मारे रोना आ जाता है। रोना? हाँ। तो इस रोने वाले भाव से रोहतांग शब्द को याद रखने का सुझाव है। क्या बात है। रोना से रोहतांग। क्या बात है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो डर या ऐसी किसी तीव्र भावना से जुड़ी यादें बहुत लंबे समय तक टिकती हैं। और रोहतांग दर्रा जो पीर पंजाल रेंज में है, वो कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। और वहाँ का मौसम बहुत खराब रहता है। वो भौगोलिक हकीकत के बहुत करीब है। बिल्कुल। इसके बाद बारालाचा दर्रे का जिक्र है। इसकी ट्रिक भी काफी दिलचस्प है। बारा शब्द को बड़ा से जोड़कर देखा गया है। अच्छा, बड़ा से बारालाचा? हाँ, क्योंकि ये दर्रा लद्दाख के एक बहुत बड़े क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र से जोड़ता है। जांस्कर रेंज में स्थित ये दर्रा दरअसल एक बहुत ही अहम चौराहे का काम करता है, जहां कई अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं आपस में आकर मिलती हैं। और हिमाचल का तीसरा अहम दर्रा है शिपकीला। ये भारत को सीधे चीन यानी तिब्बत से जोड़ता है। और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी विजुअल इमेजिनरी बहुत ही रचनात्मक है। अगर हम चीन जाने के लिए किसी समुद्री मार्ग की कल्पना करें तो दिमाग में एक शिप आता है, जहाज। हाँ, शिप। अब पहाड़ों पर शिप तो नहीं चलते, लेकिन शिप शब्द से शिपकीला आसानी से याद हो जाता है। ये बहुत बढ़िया है। और मैं बता दूं कि शिपकीला की अहमियत सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। तिब्बत से जो सतलज नदी निकलती है ना, वो इसी शिपकीला दर्रे के पास से एक गहरी खाई, जिसे गॉर्ज कहते हैं, वो बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। मतलब नदियां भी पहाड़ों को पार करने के लिए इन्हीं प्राकृतिक रास्तों का इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल, जिन्हें बाद में हम इंसान अपने दर्रों के रूप में विकसित कर लेते हैं। प्रकृति का अपना ही एक डिजाइन है। तो इसी प्राकृतिक डिजाइन में अब हम हिमाचल से निकलकर देवभूमि उत्तराखंड की ओर चलते हैं। उत्तराखंड के 3 प्रमुख दर्रे सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, माना, नीति और लिपुलेख। और इनमें से जिस दर्रे पर हमारी स्रोत सामग्री में सबसे ज्यादा विस्तार से बात की गई है, वो लिपुलेख ही है। लिपुलेख दर्रे का भौगोलिक और कूटनीतिक वजन बहुत भारी है। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो उसका ट्राई जंक्शन पर होना, राइट? हाँ, ये भारत, नेपाल और चीन के त्रिबिंदु पर स्थित है, जिसकी वजह से ये अक्सर सीमा विवादों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का केंद्र बना रहता है। और दूसरा कारण? दूसरा और सांस्कृतिक रूप से सबसे बड़ा कारण ये है कि विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे ज्यादा इसी रास्ते का इस्तेमाल होता रहा है। और पता है, मानसरोवर यात्रा के इसी संदर्भ से जुड़ी लिपुलेख दर्रे की एक मेमोरी ट्रिक भी हमारे नोट्स में है। अच्छा। हाँ, उसमें बताया गया है कि कैलाश मानसरोवर जैसी दुर्गम अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाने के लिए सिर्फ बैग उठाकर निकल जाना काफी नहीं होता। बिल्कुल नहीं, बहुत परमिट वगैरह लगते हैं। वही, एक लंबी प्रक्रिया होती है। सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, मेडिकल फिटनेस दिखानी पड़ती है, और सबसे अहम, अपना नाम लिखवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसी लिखवाने की प्रक्रिया से लिख और फिर लिपुलेख शब्द को जोड़ा गया है। मानसरोवर जाना है तो नाम लिखवाना पड़ेगा, यानी लिपुलेख दर्रा। ये तो बहुत ही उम्दा तरीका है, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द को नहीं, बल्कि उस दर्रे से जुड़ी एक पूरी वास्तविक प्रक्रिया को दिमाग में बैठा देता है। हाँ, बिल्कुल। तो उत्तर भारत के इन सभी दर्रों की भूराजनीति को समझने के बाद मुझे लगता है अब हमें पूर्वी भारत के द्वारों का रुख करना चाहिए। पूर्वी भारत, जहां हिमालय का विस्तार सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों तक जाता है। अक्सर भौगोलिक चर्चाओं में पूर्वोत्तर को वो तवज्जो नहीं मिल पाती जो उत्तर भारत को मिलती है, लेकिन सामरिक रूप से वहां के दर्रे बेहद संवेदनशील हैं। ये बात एकदम सही है।
और इसकी शुरुआत होती है सिक्किम राज्य से। सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे हैं जिन्हें नोट्स में हमेशा एक साथ एक जोड़े की तरह रखा गया है। नाथुला और जेलेपला। हाँ, नाथुला का नाम तो 1962 के युद्ध और उसके बाद के घटनाक्रमों में भी बहुत बार आता है। देखिए, नाथुला और जेलेपला ये दोनों ही दर्रे सिक्किम को तिब्बत की चुम्बी घाटी से जोड़ते हैं। चुम्बी घाटी, जो कि बहुत संवेदनशील इलाका है। बहुत ज्यादा। नाथुला ऐतिहासिक सिल्क रूट की एक शाखा भी रहा है। 62 के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर दशकों बाद इसे व्यापार के लिए दोबारा खोला गया। और जेलेपला भी इसी सामरिक नेटवर्क का हिस्सा है। ये दर्रे इस बात का प्रतीक हैं कि कैसे ऊंचे पहाड़ों का एक छोटा सा रास्ता 2 विशाल एशियाई शक्तियों के बीच तनाव का और व्यापार का बैरोमीटर बन सकता है। सच में। सिक्किम से आगे पूरब की ओर बढ़ने पर फिर आता है भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। वहां का परिदृश्य तो लद्दाख के सूखे पहाड़ों से बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल अलग। घने जंगल, दुर्गम घाटियां। यहाँ मुख्य रूप से 3 दर्रों को याद रखने पर जोर दिया गया है: बोमडिला, यांग्याप और दीफू। बोमडिला दर्रा तो तवांग जाने के रास्ते में पड़ता है, और तवांग की सामरिक अहमियत तो किसी से छिपी है नहीं। बोमडिला सिर्फ तवांग तक पहुंचने का मार्ग ही नहीं है, ये असम के मैदानी इलाकों को सीधे हिमालय की ऊंचाइयों से जोड़ता है। और यांग्याप दर्रा वो जगह है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और दीफू? दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के एक और ट्राई जंक्शन में स्थित है। ये नाम भले ही आम बातचीत में कम सुनाई देते हों, लेकिन पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा इन्हीं पर टिकी है। बिल्कुल टिकी है। अच्छा, पूर्वोत्तर की इस चर्चा में एक और राज्य है जिसके लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिक दी गई है। कौन सा राज्य? मणिपुर। हो? और यहाँ के सबसे अहम दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। तुजू? इसे कैसे याद रखें? नोट्स में तुजू शब्द को ताज से जोड़ा गया है। ताज? हाँ, जब हम राजा महाराजाओं के राजमुकुट या ताज की कल्पना करते हैं तो उसमें बेशकीमती रत्न या मणियां जड़ी हुई दिखाई देती हैं, तो उस मणि से राज्य का नाम बन गया मणिपुर। और ताज से बन गया तुजू दर्रा? बिल्कुल, ताज में जड़ी मणि, यानी मणिपुर का तुजू दर्रा। ये विजुअल इमेजिनरी बहुत ही कमाल की है। मनोविज्ञान में अमूर्त नामों को किसी ठोस दृश्य के साथ जोड़ने की ये तकनीक बहुत कारगर मानी जाती है। और याद भी जल्दी होता है। और भौगोलिक रूप से ये स्पष्ट करता है कि तुजू दर्रा पूर्वी हिमालयी विस्तार का हिस्सा है, जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इस क्षेत्र के दर्रों की भूमिका बहुत अहम रही थी। मतलब उत्तर के बर्फीले शिखरों से लेकर पूर्वोत्तर के घने जंगलों तक इन सभी रास्तों ने बहुत कुछ तय किया है। बिल्कुल किया है। लेकिन दर्रे सिर्फ हिमालय की ही जागीर तो नहीं है। हमारे अध्ययन का अंतिम हिस्सा हमें प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत के मार्गों की ओर ले जाता है। और ये एक बहुत ही जरूरी भौगोलिक बदलाव है हमारी चर्चा में। प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी तट है वो एक विशाल और लंबी पर्वतमाला से घिरा है, जिसे हम पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। सही कहा। उत्तर भारत के वलित पर्वतों या फोल्ड माउंटेन्स की तुलना में पश्चिमी घाट एक कगार की तरह हैं। एस्कार्पमेंट। ये बहुत ऊंचे न सही, लेकिन इतने घने और निरंतर हैं कि इन्हें पार करना ऐतिहासिक रूप से बहुत मुश्किल रहा है। इसी वजह से यहाँ मौजूद प्राकृतिक रास्तों को दर्रे के बजाय अक्सर घाट कहा जाता है। हाँ, घाट। उत्तर के बर्फीले रास्तों और दक्षिण के इन उष्णकटिबंधीय घाटों के बीच ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो दक्षिण भारत के इन मार्गों को मुख्य रूप से 4 प्रमुख घाटों में बांटा गया है। शुरुआत अगर महाराष्ट्र से करें तो वहाँ 2 प्रमुख घाट बहुत मशहूर हैं, थाल घाट और भोर घाट। ये दोनों घाट तटीय क्षेत्र को डेक्कन के पठार से जोड़ते हैं। और इनकी आर्थिक महत्ता को तो नकारा ही नहीं जा सकता। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट मुंबई को पुणे से। प्राचीन काल में व्यापार भी इन्हीं रास्तों से होता था ना? बिल्कुल। जब बंदरगाहों पर विदेशी व्यापार होता था तो मसाले, कपास और बाकी रसद इन्हीं रास्तों से पठारी इलाकों तक पहुंचती थी। और आज भी मुंबई का जो इतना विशाल रेलवे और हाईवे नेटवर्क है वो पश्चिमी घाट को इन्हीं 2 प्राकृतिक दरारों से पार करता है। मतलब अगर ये घाट न होते तो शायद भारत की आर्थिक राजधानी का विकास कुछ और ही होता। पूरी तरह से। अब पश्चिमी घाट के सहारे सहारे अगर महाराष्ट्र से और दक्षिण की तरफ केरल राज्य में चला जाए तो परिदृश्य फिर बदल जाता है। यहाँ हमें 2 और महत्वपूर्ण मार्ग मिलते हैं, पाल घाट और उसके नीचे सेनकोटा। देखिए, पाल घाट, जिसे पालकाड गैप भी कहते हैं,
ये पश्चिमी घाट में एक बहुत ही बड़ा भौगोलिक अपवाद है। अपवाद कैसे? ये दर्रा लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा है, नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों के बीच। ये इतना चौड़ा है कि इसका असर वहां के मौसम पर भी पड़ता है। अच्छा। हाँ, मॉनसून की हवाएं इसी गैप से होते हुए तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों तक पहुंच जाती हैं और ऐतिहासिक रूप से इसी रास्ते ने केरल के तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को संभव बनाया। और सेनकोटा दर्रा? वो और सुदूर दक्षिण में त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच संपर्क का काम करता है। ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोटा ये पश्चिमी घाट की जीवन रेखाएं हैं। इनका स्वरूप हिमालय के काराकोरम या रोहतांग से बिल्कुल ही अलग है। लद्दाख के ताकत 654 मीटर की उस बर्फीली ऊंचाई से शुरू होकर केरल के इस घने पालघाट तक का हमारा ये सफर यहाँ आकर एक पूरा चक्र बना लेता है। एक बहुत ही विस्तृत चक्र। हाँ, और इस पूरी चर्चा में जो बात सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई है ना, वो ये है कि चाहे वो रोने वाले रोहतांग की बात हो, 2 जिलों को जोड़ने वाले जोजिला की, या मानसरोवर के लिए लिखवाने वाले लिपुलेख की, बिल्कुल, या फिर ताज और मणि वाले तुजू दर्रे के, ये सब सिर्फ ट्रिक्स या नाम भर नहीं है। इस भारी भरकम भौगोलिक डेटा के पीछे उन स्थानों की पूरी धड़कन छिपी हुई है। और यही इस पूरे अध्ययन का सबसे गहरा निष्कर्ष भी है। दर्रे और घाट महज नक्शे पर बनी कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं नहीं है। अगर इतिहास के नजरिए से देखें तो ये पहाड़ की दीवारों में मौजूद वो इकलौते दरवाजे हैं जिन्होंने सदियों से इंसानों को, विचारों को, धर्मों और सेनाओं को रास्ता दिया है। इतना कुछ याद रहा। तैयार है एक फाइनल चैलेंज के लिए? ठीक है, पहला सवाल, वो कौन सा पास है जो 2 कैपिटल सिटीज श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? और अगला सवाल, फेमस कैलाश मानसरोवर यात्रा इनमें से किस पास से होके गुजरती है? और इस काफी कुछ कवर कर लिया। एक बात तो साफ है, ये पास सिर्फ मैप पर बनी लाइनें नहीं है, ये तो ट्रेड, कल्चर और स्ट्रैटेजी के लिए भारत की लाइफलाइन है। अब जब हमें पता है कि ये गेटवेज कहाँ हैं, तो ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि ये हमें सबकॉन्टिनेंट में इतिहास और ट्रेड के फ्लो के बारे में क्या-क्या बताते होंगे। LGL रिसर्च एकेडमी के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।